दीपमाला के न बुझने वाले दीपक की तरह हमारा दल छोटा होने के बावजूद अन्य दलों का मार्गदर्शन करेगा। इसी विषय पर आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं। सामान्य साथियों, नियमित सुबह 5 बजे अंबेडकर संदेश आपको आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मिलता है। यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब बिना विलंब के हम शुरू करेंगे आज का अंबेडकर संदेश, जो बाबा साहब का ये स्पीच है 25 अप्रैल 1954 को। बाबा साहब ने स्पीच दिया 25 अप्रैल 1954 का ये भाषण है। बाबा साहब संसदीय उपचुनाव इस समय लड़ रहे हैं भंडारा सीट से, और इसमें 4 कैंडिडेट हैं। 4 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट बाबा साहब स्वयं है और अन्य 3 कैंडिडेट्स और चुनाव लड़ रहे हैं। तो उस चुनावी भाषण में बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं, आज के इस अंबेडकर संदेश में हम बात करने वाले हैं। आपसे विस्तार से बात करेंगे। बाबा साहब की इस स्पीच को हम आपके समक्ष रखेंगे, लेकिन उससे पहले जो पूर्व योजना है वो जरूर आपको जानना चाहिए। कई साथी कहते हैं डायरेक्ट अंबेडकर संदेश रखा कीजिए, तो सामान्य साथियों मेरा कहना यह है कि पूर्व योजना में वो सारे साथी जो बाबा साहब का साथ दे रहे थे, बाबा साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे थे, वो भी इतिहास पुरुष हैं। उनका भी नाम जरूर लिया जाना चाहिए, उन्हें इतिहास में दबा नहीं देना चाहिए। इसीलिए बाबा साहब के स्पीच से जो पूर्व कार्य योजना है और किस किस ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, किस तरह से बनाया, वो कार्य योजना भी आपके सामने आनी चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ अब बिना विलंब के आज का अंबेडकर संदेश प्रसारित किया जा रहा है। स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय हमने पहले ही आपको बता दिया है। आज का अंबेडकर संदेश आप तक पहुंच रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 का ये हिस्सा है बाबा साहब का आज का भाषण, जो पेज नंबर 336 पर है, 336 से 338 तक। पुलगांव की एक सार्वजनिक सभा में एक संकल्प किया गया था कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भंडारा चुनाव के लिए आएंगे, तब अस्पृश्य समाज के लोग अपनी एक एक दिन की मजदूरी इकट्ठा कर करीब 5,000 रुपयों की थैली उन्हें अर्पण करेंगे। मध्य भारत की खासकर गांवों की जनता कई दिनों से जिन महान मानव श्रेष्ठ के दर्शनों की आस लगाए बैठी है, उन महानायक परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, बहुजन उद्धारक का, अप्रतिम देश सेवक का शुभ आगमन रविवार दिनांक 25 अप्रैल 1954 को वर्धा जिले के पुलगांव के नाचड़गांव रोड पावर हाउस के भव्य मैदान में होगा। इस अवसर पर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब को 5,000 रुपयों की थैली अर्पण करने का निश्चय पुलगांव नगर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नेतृत्व में किया गया, आगमन समिति की ओर से किया गया है। इसलिए इस सुनहरे मौके का फायदा लेते हुए इस मंगल कार्य के लिए हर अस्पृश्य बंधु भगिनी अपनी ओर से या औरों की तरफ से मुक्त हस्त से अपनी खुशी से तन मन धन से मदद करें, और रकम इकट्ठा करने का अधिकार जिन्हें है उन कार्यकर्ताओं के पास ही उनका अधिकार पत्र देखने के बाद अपनी राशि उन्हें देकर रसीद लेने की कृपा करें। इस मंगल कार्य के लिए सब ओर से जनता हजारों की तादाद में उपस्थित रहकर डॉक्टर बाबा साहब के अमृत समान भाषण को सुनने का फायदा लें। इस प्रकार आबले ऑर्गेनाइजिंग और सुपरवाइजिंग सचिव मध्य भारत शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नागपुर और आगमन स्वागत समिति पुलगांव ने 3 अप्रैल 1954 को जनता में प्रकाशित किया था। ये जो ऊपर बात हमने पढ़ के सुनाई, ये जनता जो कि अखबार था, पत्रिका थी, उसमें प्रकाशित किया गया था। उसके अनुसार रविवार दिनांक 25 अप्रैल 1954 को पुलगांव जिला वर्धा में मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के भव्य मैदान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मानार्थ एक महासभा का आयोजन किया गया था। भंडारा विभाग के संसदीय उपचुनावों के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरे पर आए हुए हैं। अपने महान नेता के दर्शनों के लिए बारात के दूर दराज के इलाकों से लोग खास इस कार्यक्रम के लिए आए थे। इस अवसर पर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कार्यकर्ता और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रशंसकों की ओर से 5,000 रुपयों की थैली डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अर्पण की गई। इस अवसर पर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उप सचिव आयुष्मान PN राजभोज, गुजरात के आयुष्मान परमार, महाराष्ट्र के आयुष्मान गायकवाड़, मराठवाड़ा के आयुष्मान BS मोरे,
के भी सभा में भाषण हुए। उनके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण हुआ। बाबा साहब ने क्या कुछ कहा हम अब आपके समक्ष रखेंगे। बाबा साहब कहते हैं, बहनों और भाइयों, भंडारा जिले के इस हिस्से में मैं चुनाव प्रचार के दौरे पर आया हूं। ये हिस्सा चुनाव क्षेत्र में शामिल नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे आश्वासन दिया है कि यहाँ से 5,000 रुपयों की थैली अर्थात सहयोग राशि अर्पण की जाने वाली है। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बताया कि पहले 2,000 रुपये दिए हैं और अब 1,500 रुपये अर्पण किए जाएंगे। इस अवसर पर चुनावों के बारे में कुछ बताना अप्रासंगिक है, लेकिन जिस विषय पर मैं बोलने वाला हूं वह महत्वपूर्ण है। 1952 में हुए चुनावों में सभी हिस्सों में फेडरेशन की हार हुई, तब कांग्रेस को बहुत खुशी हुई। इस बार कांग्रेस के खिलाफ लड़ने वाला दल एक ही था, केवल अन्य फेडरेशन पार्टियां अपनी भूमिकाएं भूल गईं। हम चुनाव हारे, तब कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि अम्बेडकर को चाहिए कि इस पार्टी को ख़त्म कर दें और खूंटी से टांग दें, क्योंकि इस पार्टी में कोई दम नहीं है। बाहर के लोगों की तरह ही हमारे बीच के कुछ लोग भी यही कहते थे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अभी हुई कुछ सभाओं में से जो 2-3 लाख से अधिक लोग इकट्ठा हुए हैं, उसे फेडरेशन की ज़रूरत साफ तौर पर समझ में आती है और इसमें तालियां होती हैं समाज की। फेडरेशन की क्या आवश्यकता है, ये जानने के लिए आज की स्थितियों में देश का कामकाज किस प्रकार चल रहा है ये जानना जरूरी है। इंग्लैंड में जब कोई पार्टी सत्ता में आती है तब वह सभी लोगों के साथ समभाव से पेश आती है, मतलब समान व्यवहार करती है। कंजर्वेटिव पार्टी अगर सत्ता में हो तो लाइसेंस और ग्रांट देते हुए वह व्यक्ति किस राजनीतिक पार्टी का है इस बात पर अधिकारी वर्ग बिल्कुल गौर नहीं करता। यही नीति अन्य देशों में भी है, कहने का मतलब पारदर्शिता है। लेकिन भारत के शासक अन्य पार्टियों के बारे में बिल्कुल लापरवाह हैं। जिन लोगों ने छोटी बड़ी संस्थाएं चलाई हैं, उन्हें मैं जो कह रहा हूं उस प्रकार के कटु अनुभव हुए होंगे। अंग्रेजों के राज में अधिकारी वर्ग किसी के भी बारे में मन में बिना कोई गांठ पाले न्याय करता था, लेकिन आज सफ़ेद टोपी पहनने वाला कांग्रेस का बगुला जिले का मानो राजा है। वह किसी व्यक्ति को लेकर न्यायाधीश यानी कि जज के पास जाता है और उसके बारे में सिफारिश करता है। उसने अगर नहीं सुनी तो वह मिनिस्टर के पास जाएगा। न्यायाधीश अगर ईमानदार हुआ तो उसकी नौकरी तो गई, समझ लीजिए। इन सभी बातों का एक ही कारण होता है, इस देश में सत्ता पार्टी पर अंकुश रखने वाला कोई दूसरा मजबूत दल नहीं है। स्थितियां अगर ऐसी ही रहीं तो यहाँ जर्मनी की तरह हिटलर शाही अथवा रशिया की स्टालिन शाही आकर रहेगी। सामान्य साथियों, अभी वर्तमान में एक बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने आया। जैसे ही गवर्नमेंट ने 45 पोस्ट जो यहाँ पर बिना आरक्षण के विज्ञप्ति यूपीएससी के थ्रू निकाली गई, जिसमें आरक्षण नहीं लागू किया गया और प्राइवेट सेक्टर की तरह एक तरह से डायरेक्ट भर्ती किया गया, और जिसमें आरक्षण लागू होना चाहिए था लेकिन आरक्षण की व्यवस्था उसमें नहीं लागू की गई। लेकिन जैसे ही यहाँ पर, वैसे तो आप कह सकते हैं कि कोई भी सीट नहीं है, एक जो बहुजनों की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो वो उस पार्टी ने जैसे ही प्रतिक्रिया यहाँ पर दी कि लेटरल एंट्री के द्वारा जो 45 पोस्ट भरी जा रही हैं वो गैर संवैधानिक हैं, गैर कानूनी है, आरक्षण का उसमें प्रावधान नहीं है और इसलिए इसको वापस लिया जाए। अभी सूचना प्राप्त हुई है कि वो, जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेटरल एंट्री को स्थगित कर दिया गया है। उसके द्वारा 45 पोस्ट की निकली विज्ञप्ति पर रोक लगाने का संस्तुति कार्मिक मंत्रालय के द्वारा कर दी गई है। तो आप समझिए सर, अगर ये छोटी छोटी पार्टियां ना हो, अगर ये राजनीतिक दल दबाव न बनाए तो कैसे दबाव बनेगा वर्तमान सरकार पर। वर्तमान सरकार निश्चित रूप से तानाशाही हो जाएगी, हिटलरशाही हो जाएगी, हिटलरशाही की तरह व्यवहार करेगी। तो ये वर्तमान में एग्जाम्पल आप स्वयं देख सकते हैं। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि हमारा दल छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण है। छोटे दल की कितनी आवश्यकता है, इसलिए बाबा साहब ने उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में एग्जाम्पल दिया भारत का और जर्मनी का, इंग्लैंड का। तो आप देख सकते हैं अंग्रेजों का एग्जाम्पल दिया। स्थितियां अगर ऐसी ही रहीं तो जर्मनी की तरह हिटलरशाही अथवा रशिया की स्टालिनशाही आकर रहेगी। इसलिए हमारे अल्पसंख्यक होने के बावजूद विरोध की अग्नि प्रज्वलित रखेंगे।
इस काम में दूसरों का सहयोग मिले चाहे न मिले, कभी न कभी हमारी भावना, कार्यशक्ति आदि का अन्यों पर असर होगा और वे हमारी बात मानेंगे। किसी दीप माला के सभी दियों के बुझ जाने के बाद भी एक आध दिया अगर जलता रहे और सबका मार्गदर्शन करता रहे, उसी तरह हमारी पार्टी छोटी होने के बावजूद अन्य सभी पार्टियों का मार्गदर्शन करेगी। इलेक्शन मानो क्रिकेट का मैच है। क्रिकेट में हारी टीम कोने में चुपचाप नहीं बैठती, दूसरे साल वो फिर नए जोश के साथ मैदान में उतरती है। उसी प्रकार का आशावाद हमें भी रखना होगा। 2 साल पहले लखनऊ में भाषण देते ही मैंने कहा था कि कांग्रेस जलता हुआ घर है। इसका आप लोगों को अब तक ये एहसास हो चुका होगा। अब इस घर की छत बस नेहरू के रूप में बची है, कुछ ही दिनों में वह भी जल जाएगी। अपने पास आर्थिक बल नहीं है, केवल राजनीतिक सामर्थ्य है। शरण जाना मनुष्य को शोभा नहीं देता। बुरे समय में भले मनुष्य किसी की शरण जाए, लेकिन समय फिरते ही वह फिर से हाथ में तलवार लेकर वार करने के लिए खड़ा होता है। हमारा हाल 1952 के चुनावों की तरह फिर नहीं होगा। बाबा साहब आगे कहते हैं, मनुष्य भले कितना भी दीर्घायु क्यों ना हो, उसके ढलने के दिन कभी न कभी आते ही हैं, लेकिन उसके बाद हमारा उत्कर्ष ही होगा। इसलिए मैं हमेशा जोर देकर कहता रहता हूं कि संगठन को मजबूत रखो। संगठन की मजबूती पर विशेष बल बाबा साहब देते हैं। सामान्य साथियों, निश्चित रूप से बाबा साहब की इस बात को हम सभी को अनुसरण करना चाहिए। आज का प्रश्न है, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फेडरेशन के हार पर लोगों के अपमान के क्या शब्द कहते हैं। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संगठन और जिले के बगुला राजा का जो एग्जाम्पल दिया, वो किस संदर्भ में वो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात बताना जरूरी समझते हैं हम। बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की। इस तरह का वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में। आप भी अपना अमूल्य योगदान इस दिए गए अकाउंट नंबर पर कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम जरूर बताना चाहेंगे कि बाबा साहब की आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।